नमस्कार। कला और साहित्य का आपस में चोली दामन का साथ है। साहित्यकारों विशेषकर कवियों को पेंटिंग्स रिझाया करती हैं, वहीं चित्रकार भी कविता से प्रेम कर बैठते हैं। दोनों ही मानो एक दूसरे के पूरक हों। अब कोई राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार ब्रश और रंगों के साथ ही शब्दों को आकार देने लगे तो उनकी लिखी हुई कविताओं का अंदाज विशेष होता है। उन्हें नित्य प्रयोग करने की आदत पड़ चुकी होती है रंगों के माध्यम से। वही प्रयोग अगर शब्दों से भावों को व्यक्त करने में हो तो कविता में रवानगी आ ही जाती है। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार से जो पिछले कई वर्षों से निरंतर साहित्य साधना करते हुए हिंदी साहित्य में सशक्त उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। विजय सराफ मीनागी सर। मीनागी सर, आपका एक्सर्टर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप बेसिकली मूल रूप से पेंटर हैं जी। और आपने पेंटिंग की दुनिया में नाम कमाते हुए जम्मू का भी नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, शीर्ष तक पहुंचाया। जी। लेकिन साहित्य की तरफ आपका रुझान क्या पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसके कारण है? राजू जी, धन्यवाद, आपने ठीक कहा। ये मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। लाला मुल्क राज श्राफ जी पहले जर्नलिस्ट थे। उसके बाद मैंने अपने चाचा जी श्री वेद राही से प्रेरणा ली और उसके बाद जो सबसे सशक्त चीज़ें, वो किताबें मेरे पास जिन्हें मैंने पढ़ा, वो थी गीता, उपनिषद और वेद। अच्छा। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर हमारे पास इतने खूबसूरत शब्द हैं तो वैसे भी जम्मू का इलाका, जम्मू कश्मीर लद्दाख का इलाका तो पूरे तपोभूमि है और वहाँ पर नेचर भी बड़ी खूबसूरत है। मुझे बाहर कहीं जाना नहीं पड़ता इसे छोड़ के। तो बस संयोग से चित्रकला भी होती रही और उसके साथ शब्दों में भी मैंने प्रयोग करना शुरू किए और ऐसे कविता जो है वो वजूद में आई। आपकी जो कविताएं हैं उनके शीर्षक तो है ही हैं, लेकिन जो आपने जो संग्रह प्रकाशित किए हैं एहसासों से परे जी, और उसके बाद जो अभी रिसेंटली आपका एक और संग्रह है पानी की पोशाकें जी, बहुत खूबसूरत है और अजीब सा भी है। पानी की पोशाकें मतलब पानी का रंग तो कहा जाता है होता नहीं है, ये ऐसे उसको पोशाकों के माध्यम से व्यक्त कर पाना। ये ऐसे जी, पानी की पोशाकें एक आध्यात्मिक अनुभूति है। अच्छा। पानी बहता है, पोशाकें बदलती रहती हैं। बिल्कुल। गीता में भी लिखा है कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, लेकिन पानी और पोशाकें के बीच में अगर की लगाया जाए तो दोनों का संबंध आपस में जुड़ जाता है। ये बेसिकली नाम आध्यात्मिक है। अच्छा। ये आप किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं। पानी तो इस भूमि की सर्वश्रेष्ठ जो है हमारे पास एक नियामत है और हर एक के पास है। अगर वो ना हो जीवन ही नहीं है। तो इस पानी के जीवन से और एक पोशाकें जो हम पहनते हैं, बदलते हैं, नित्य नए बदलते हैं, इसका व्याख्यान भी गीता में भली भांति हुआ है। तो ये एक आध्यात्मिक सोच है। बस ऐसे ही नाम मेरे पास आ जाते हैं, मैं रख लेता हूँ। लेकिन इसे कहा जाता है क्रिएटिविटी एट पीक। जब सर पेंटिंग बनाया करते हैं तो उसमें भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसी तरह से आपकी कविता में भी जैसे एहसास से परे की कविता, पानी की पोशाकें ओढ़े हुए कविता, ये आपने बिल्कुल ठीक है। बेसिकली देखिए जी, एब्स्ट्रैक्शन हमारे भारतीय संस्कृति में कोई नई चीज़ नहीं। एक तरफ शिव हैं साकार और एक तरफ शिवलिंग है निराकार। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रंगों के माध्यम से या कविताओं के माध्यम से व्यक्त कर पाना बहुत टेढ़ी खीर है और बहुत क्रिएटिव सोच चाहिए इसके लिए। देखिए जी, मैं इसकी इंस्पिरेशन बच्चों से लेता हूँ। अच्छा। फोक आर्ट से लेता हूँ। कोई स्त्री जब अचानक ही रुई से अपने सने हुए उससे रंग लेती है किसी से, वो दीवार पे ऐसे चलती है, बच्चे को लेते हुए, खाना खाते हुए, तो ये सहज जो प्रयास होता है ये मेरे को बड़ा प्रेरित करता है। दूसरी बात, बच्चा जो है वो कुछ नहीं जानता, लेकिन वो इनोसेंस ही है। वो जब उसको बिठाओ आप पेंट करने के लिए
तो वो ऐसे बनाता है और मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, शायद मैं ऐसा कब बना सकूं। ये सही बात है, पिकासो के बारे में ऐसा कहा गया है कि वो अपने अंत की जीवनी में बच्चे हो गए थे। लेकिन ये आम आदमी को ये बात जो है ये गले नहीं पड़ती कि इतना अगर कोई सीखा हुआ कलाकार ये सोचे कि मैं बच्चे की तरह करना चाहता हूँ। लेकिन ये बाद में समझ आती है कि कलाकार हमेशा ही बच्चा रहना चाहिए, उसको रहना चाहिए और बच्चे की तरह ही पेंट करना चाहिए। इसके पीछे धारणा ये तो नहीं कि बच्चे की तरह फिर सीखने की ललक भी रहती है? हाँ, उसको हमेशा स्टूडेंट बन के रहना पड़ेगा। जो आर्टिस्ट अहंकारी है, अगर वो स्वार्थी है, वो नहीं बन सकता। जो अगर स्टूडेंट नहीं है सारी उम्र, उसकी सोच जो है परिपक्व नहीं हो सकती, वो पेंटिंग कर ही नहीं सकता। तो ये इसके मूल कुछ सिद्धांत भी कह लीजिए और चीज़ें भी हैं जो एक सच्चे आर्टिस्ट को अपनानी भी चाहिए। जैसे एम.एफ. हुसैन जी के बारे में कहा जाता है कि वो एक स्ट्रोक लगाते हैं तो पता चलता है कि एम.एफ. हुसैन की बनाई हुई पेंटिंग है। इसी तरह से जम्मू में जितने भी आप चित्रकारों से बात करेंगे वो कहते हैं कि विजय सराफ सर एक लाइन भी ड्रा कर जाए तो पता चलता है विजय सराफ जी की पेंटिंग है। ये हस्ताक्षर रहता है क्या पेंटिंग में भी? नहीं, ये कहते हैं कि बार बार करत अभ्यास है, लेकिन मैं इसको प्लस पॉइंट भी मानता हूँ, माइनस पॉइंट भी। जब एक प्रयास चरम सीमा पर पहुँच जाता है तो वो आपसे कहता है कि आप यहाँ पर रुक गए हो, कुछ नया करो, फिर हम नया करना शुरू हो जाते हैं। जो व्यक्ति उसको नहीं अपनाता तो वो पीछे रह जाता है। तो मेरे में इसका श्रेय मेरे गुरु श्री विजय गुप्ता को जाता है। अच्छा। और उनकी वजह से ही वो बोलते थे कि भाई अगर पेंटिंग करनी है तो नित्य नए प्रयास ज़रूरी हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पेंटिंग यहाँ पहुँच चुकी है, लोग लाइक करना शुरू हो गए हैं, बिकती है, तो समझ लो उस भाव के अंतिम दिन आ गए, तुम्हें कुछ नया प्रयास करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो है बार बार आप रचनात्मक कार्य में किसी भी फील्ड में आप जा पाते हैं, अदरवाइज आप में स्टैग्नेंसी आ जाती है। ये सत्य है। सर आपका मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? कुछ ऐसे ऑयल पेंटिंग करते हैं, कुछ एक्रिलिक पे, वाटर कलर्स? बेसिकली स्टूडेंट लाइफ में जे स्कूल ऑफ आर्ट से लेकर अच्छा इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स जम्मू यूनिवर्सिटी में जितना भी मेरे कोई 14-15 उस्ताद हैं। अच्छा। तो मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ा आपने खुद कहा कि प्रकृति। हाँ, प्रकृति जो है सबसे बड़ा एक माध्यम है सीखने का। लेकिन मैंने कोई 30-40 टेक्निक जो है पुरानी सीखी हैं। अच्छा। और कुछ नई भी मैं याद कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मैं पहले ऑयल में बहुत पेंटिंग करता था, वाटर कलर भी करता हूँ। मैंने अब तो मैं एक्रिलिक करता हूँ। लेकिन ये है कि मैंने पेंटिंग में कला के हर टेक्निक को मैंने अपनाया है। अच्छा। और बखूबी थोड़ा टाइम लगता है, 5-6 महीने लगते हैं। फिर आप चाहिए फिर आपके वो मित्र बन जाते हैं। सो उनको सभी को मित्रता से ही उसको लेना पड़ता है, तभी जाके आपके पास वो अच्छी तरह एक्सप्रेस हो पाते हैं। सर आप इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट से बतौर प्रिंसिपल भी रिटायर हुए? जी, प्रिंसिपल, डीन और यूनिवर्सिटी काउंसिल में भी मेंबर हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि जो चित्रकार यहाँ पे बैठकर भविष्य की तलाश में रहते हैं उनको कितने मंच उपलब्ध हो पाते हैं यहाँ पर? क्योंकि गैलरीज तो हैं लेकिन परमानेंट उनमें एग्जीबिशन नहीं है। वो आप सही बोल रहे हैं। देखिए जी, एक बाकी कलाओं से ज़्यादा पेंटिंग में इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आपने BFA की है या MFA की है, आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, स्कूल में टीचर बन सकते हैं, किसी फिल्म में जाके स्टूडियो में वो आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, किसी आर्ट कंपनी में जाके वो आप डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो अगर आप फ्रीलांसर भी बन सकते हैं। अगर कोई वाणिज्य कोई मेला हो, इंडस्ट्रियल कोई एग्जीबिशन हो, वहाँ जाके आप म्यूरल कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। हाँ, स्ट्रगल बहुत है। अगर कोई व्यक्ति पेंटिंग अपनाना चाहता है तो भाई मेरी राय ये है कि ये सोच के ना आए कि अगर वो एकदम करेगा उसको कोई पैकेज मिलेगा, तो वो ऐसी बात नहीं है। बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन एक स्टेज के बाद फिर आदमी एक वो समझ आता है कि मेरी पहुंच यहाँ तक है, तो मैं इसको वैसे ही करूँगा। आपने ज़िंदगी के जो बेहतरीन साल, जिन्हें आप स्ट्रगल भी कह सकते हैं और अचीवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी देख सकते हैं, मुंबई जैसे शहर में गुजारे, जैसे आपने कहा। जी।
तो वह एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि जहांगीर आर्ट गैलरी की जब भी बात करते हैं तो जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में गढ़ है, हाँ मक्का है एक, मक्का है। हाँ, ठीक है। मतलब वहाँ पे इतने पेंटर बैठे होते हैं, कुछ की तो एग्जीबिशन चल रही होती है अंदर, कुछ जी, बाहर जी, बैठे होते हैं, जी, जी। ऑन स्पॉट वो पोर्ट्रेट भी बना कर दिया करते जी हैं। जी जी जी। और ये सारी कलाएं जो मुझे मेरे उस्तादों ने सिखाई है ऑन स्पॉट, कि चित्र बना लो, पोर्ट्रेट बना लो, लैंडस्केप बना लो, ये सब मतलब कि उन्होंने मुझे सिखाया है। हमने आगे स्टूडेंट्स को सिखाया है, 200-300 मेरे शागिर्द हैं, वो उन्होंने मुझे सिखाया है। लेकिन जो हम करते हैं वो दूसरे तरीके से करते हैं। रही बात मुंबई की, भारत में मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें सारी चीज़ें हैं, अमीरी गरीबी, आर्ट पैसा अमीरी सब कुछ है। तो वहाँ पर आदमी तरक्की कर सकता है, लेकिन एक बात मैं बड़े साफ गोई से कहना चाहूँगा, सुकून नहीं है, प्रकृति के क्लोज अपनी नहीं है, नहीं रह पेड़ सकते। आपको नहीं मिलेंगे, सड़कें, बिल्डिंगें, पर्वत, पैसा, पर्वत, पहाड़, माल, वो यहाँ इनोसेंस वो नहीं है, वो नहीं मिलेगी। वो अगर मिलेगी तो हमारे इस एरिया में, पर हमारे इस एरिया में कई चीज़ें वो करती हैं, क्योंकि बच्चों के पास कोई ऐसे साधन नहीं है जिससे वो थोड़ा कमाई कर सकें। तो मेरी समाज से और गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसी चीज़ बनाएं कि ताकि बच्चे भी यहाँ रहें और इस जगह को भी एक इनकरेजमेंट मिले, और लोग यहाँ रह कर माँ बाप की भी सेवा करें, इस स्टेट की भी सेवा कर रहे हैं, और अपनी संस्कृति और विरासत को भी बचाएं, आगे बढ़ाएं। सर, आपने जैसे कहा कि आप शुरू से ही प्रेरित रहे हैं फोक आर्ट से। जी 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 बिल्कुल। तो फोक आर्ट तो बहुत रिच है डुग्गर प्रदेश का, उसको सहेजने के कितने प्रयास हो रहे हैं, कैसे प्रयास किए जाने चाहिए आर्टिस्ट की तरफ से भी, व्यक्तिगत स्तर पर भी? देखिए जी, फोक आर्ट कभी सहेजा नहीं जा सकता, परिंदे को कभी पकड़ा नहीं जा सकता, लहरें कभी काबू में नहीं आती, दरिया कभी काबू में नहीं आती। आई ना पोएट्री इसमें काव्यात्मक। हम थोड़ा सा उसको कह सकते हैं कि ये चीज़ उन्होंने बनाई है तो इसको किसी म्यूजियम में संजो के रखें, वरना अगर हम किसी ऐसी जगह पे गांव वालों को उठा के उनकी ज़मीन समेत, मकान समेत, उनका रहन सहन समेत अगर शहर में लाया जाए तो वो ख़त्म हो जाएंगे, वो वहीं पे फल फूल सकते हैं। हाँ, अगर ये बिल्कुल सही है कि फोक संस्कृति जो है जहाँ पर है वहीं पनप सकती हैं। बेटर ये है कि गवर्नमेंट जो है, लोग जो है उनको ही उसी जगह पर जो है इनकरेजमेंट दे। शहर में लाने का, अब कभी कभी बाहर से कोई लोग आते हैं दिखाने के लिए, डिस्प्ले के लिए ठीक है, डिस्प्ले के लिए ठीक है, आप सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन उनको लाने का मकसद ये है उनकी कला को भी तबाह करना, और उन्हें भी महसूस होगा कि हम कहाँ फंस गए हैं, तो वो उनकी रचना जो है कभी भी अच्छे तरीके से बाहर नहीं आएंगी। कमर्शलाइजेशन ऑफ आर्ट कितना ज़रूरी है? क्या कमर्शलाइजेशन से बेसिक आर्ट जो मूल तत्व रहता है कला का ख़त्म होता है? हाँ, ख़त्म होता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ज़िंदगी को चलाने के लिए कुछ पैसा चाहिए, धन को भी ज़रूरत होती है। मैं कभी डिस्करेज नहीं करता अपने स्टूडेंट्स को, अपने चाहने वालों को। मेरा है कि अगर आपके पास क्राफ्ट है तो सुबह काम कीजिए, अगर समय मिलता है 2-3 घंटे, 4 घंटे, तो आर्ट पे फोकस कीजिए। तो अगर आप कहेंगे नहीं मैं बिल्कुल आर्ट पे ही मैं पैसा कमाऊंगा, वो मुमकिन नहीं। जैसा आप सोचते हैं हो सकता है कोई आपके तरह नहीं सोचता हो, अगर कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं तो किसी के पीछे फिर बोलना पड़ता है जी आओ मेरा आर्ट खरीदो। वो तो एक ना, वो डोगरी में कहावत है जी, ठूठा लेने के लिए पीछे जाना, वो ठीक नहीं होता, पीछे जाओ जी। लेकिन उससे क्या होता है, कलाकार जो है मन अपने ना अंदर छोटा पड़ जाता है। लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए, समाज को भी चाहिए कि आर्टिस्ट को प्रमोट करे, इनकरेज करे, गैलरी खोले, और मतलब कि ऐसी स्टेज बनाए जहाँ पे हफ्ते में 1-2 दफ़ा। देखिए जी कलकत्ता इसमें देखिए कितना आगे, उनका हर घर का कल्चर है। ये कल्चर हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं बन सका। सब कुछ है, लोग अच्छे हैं, बिजनेस है, पैसा है, हमारी जो प्रकृति है। पहाड़ी कला जो कही जाती है, पहाड़ी कलम कही जाती है जी, तो इंटरनेशनल लेवल तक प्रसिद्ध है बसूली पेंटिंग। देखिए जी उसमें हम उसी को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, उसमें एक माइनस पॉइंट भी है, एक प्लस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट है कि जहाँ पीक पे आके वो खड़ी हो गई, रुक गई, उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। मेरे जैसा आदमी सीधे प्रेरणा ले सकता है, लेकिन कॉपी करके अगर उसे वो आगे करे कुछ हद तक सही आर्टिस्ट अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाता। हाँ, इवॉल्व नहीं कर पाता। दूसरी बात ये है कि अब अच्छे सब्जेक्ट हैं। मैंने किसी आर्टिस्ट को एक सलाह दी थी कि भाई ये जो बाबा जितो जी हैं,
ये हमारे कितने महापुरुष, महापुरुष रहे कुल हैं, देवता की तरह कुल ट्रीट देवता किया। रहे। इन पे एक सीरीज बन सकती है मिनिएचर कलम में। बिल्कुल। वो किसी ने उसको प्रयास नहीं किया, क्योंकि मिनिएचर कलम में कॉपी करना आसान है, लेकिन उसकी नई चीज़ टेक्निक को लाना। पकड़ के इमेजिनेशन करना, वो बनाना मुश्किल है। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करता। फिर वही बनी बनाई चीज़ें हैं, वो उसको आगे करते हैं, खरीदने वाला वो खरीद रेपुटेशन लेता है, उसे वो ले- रेपुटेशन, वो बात ठीक नहीं है। समझो इससे बड़ा देखिए जी, बड़े बड़े वेस्टर्न पीपल भी, मैथिस जैसे लोग जो हैं, पिकासो जैसे लोग हैं, ये इन्हीं की डिज़ाइन वैल्यू लेके मिनिएचर की डिज़ाइन वैल्यू जो बसोली का है ना, वो जो रेड और उसकी डिज़ाइन वैल्यू, वो बैकग्राउंड में रेड, वो मुझसे अभी भी नहीं लगता। वो पता नहीं लोग कैसे लगा के, पुराने आर्टिस्ट वो इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन कहो कि वे कॉपी करके उसको करें, वो बात ठीक नहीं। वो एज ए आर्टिस्ट तो कहा जा सकता है नैन सुख, हाँ, जो नैन बसोली सुख, पेंटिंग के बिल्कुल। बहुत नामी ग्रामी कलाकार रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी परछाई से निकल कर ही एक कलाकार अपने लिए नाम पैदा कर सकता हाँ, है। बिल्कुल। तो कॉपी छोड़नी पड़ेगी फिर। कापी सीखने के लिए अच्छी है। देखिए, किसी राग को सीखना कुछ देर के लिए अच्छा है, लेकिन अपना भी उसके तो कुछ बाद और- आपकी सोच चालू आपकी सोच चालू हो जाती है। सर, मैं एक आपसे पूछना चाहता था कि क्योंकि आपने डिफरेंट विधा कह लीजिए उसमें पेंटिंग्स जी की जी हैं, जी जी पोर्ट्रेट भी आपको बंदिश में बांध देता है। जी जो नेचर की पेंटिंग करते हैं वो भी बंदिश में बंध जी, जाती है। जी, पहाड़ी चाहिए, झरना चाहिए, जी, जी, एक गोरी वो मटका उठा के जा रही जी है। जी जी जी। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिस पे आप काम करते हैं, उसका तो विस्तृत आकार है। उसके लिए जैसे जी- छंदमुक्त आप कविता लिख रहे हाँ, हैं, वो सही तो बात। विस्तृत आकार है, कहीं बंदिश नहीं है। उसके लिए प्रेरणा जी सीधे मुझे आती है। मैं सही बात बोलूं, कोई अगर मेरे से सहमत हो ना हो, उपनिषद और गीता से आती है। उसका एक मगी उसमें सीधा लिखा है, आप नहीं है, बिल्कुल, आपका अपना अस्तित्व नहीं है। आपका आप हैं ही नहीं। बिल्कुल। जब आपके अंदर एक आसान भाषा में आपको सिखाया गया है कि आप नहीं है, तो फिर आप कहीं नहीं रहते। फिर उसकी प्रेरणा से आपका हाथ, ब्रश, माइंड और कलर की सिलेक्शन भी अपने आप चलती है। एक बात है, जब मैं स्टूडियो में जाता हूँ तो मेरी मिसेज भी मीनागी मैंने नाम, हाँ, मीनागी आपने वो तखल्लुस कैसे रखा? मीना उनका नाम है, मैंने गीता से अच्छा। ली है। वो मुझसे बोलती है कि आप यहाँ से कुछ प्लानिंग करके जाते हो, जब स्टूडियो पहुँचते हो जो कलर आपने रखे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, कलर कोई और आ जाते हैं, कैनवस आप छोटा रखते हैं बड़ा हो जाता है, ब्रश आप इतने चुनते हैं कोई और आ जाते हैं, जो ज़रूरी ब्रश महंगे हैं वो पीछे छूट जाते हैं, वो ऑर्डिनरी जैसे आ जाते हैं। और जाते हैं आप पेंटिंग ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं आपके लिए कोई खेल हो। तो क्या आप क्लीच, डोगरी में एक लफ्ज़ है कीच मलीच, क्या आप कीच मलीच करते रहते हैं? ये तो मैं भी कर सकती हूँ। मैंने कहा यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 50 साल लग गए। मैं प्रयास करता हूँ मुझसे अनायास सहज ही पेंटिंग बने, तो ये बनती है, मैं नहीं बनाता। तो मैं यही पूछना चाहता नहीं, था मैं नहीं कि बनाता। ज़्यादातर जो साहित्यकारों से पूछें या कलाकारों से पूछें, तो क्या आप भी ऐसा एहसास करते हैं कि जब आप कैनवस पे ब्रश लेकर जी रंग जी। लगाने लगते हैं तो आप नहीं लगा रहे, नहीं लगा। एक आध्यात्मिक हाँ, यस, परिवेश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बनती कुछ है ऐसी ऊपर से है एक आशीर्वाद। आप भी कभी हैं, आप इसको ये जी होता है। आप अगर आप बनाए ना, वो पेंटिंग नहीं होती। बिल्कुल। जब आप प्रयास देखिए, आप प्रयास कर सकते हैं क्राफ्ट में आप प्रयास, लेकिन एक्सप्रेशन में क्राफ्ट बहुत पीछे रह जाता है। फिर वही आता है, अच्छा वो जो आता है वो जड़ है, जड़ को आसानी से पसंद नहीं किया जाता है। जड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर जो फूल है उसको पसंद करते हैं, जड़ को नज़र भी नहीं आती। हाँ, जड़ नहीं आती। लेकिन हमारे कलाकार के पास रचना में हमेशा जड़ आती है, बिल्कुल। और उसको पसंद करना पड़ता है। कभी कभी वो अच्छी नहीं लगती, कभी कभी आपके पास प्रीऑक्युपाइड माइंड होता है, वो मतलब कि कहते हैं जो मैंने बनाया है वो उसी तरह नहीं है। नो, जो आपने बनाया उसी तरह नहीं है, पर जो आ रहा है उसे ले लो, उसका भी आपके अंदर देखिए। आप खुद क्रिटिक होते हैं, आपने पुरानी चीज़ें रिजेक्ट करनी होती है और नई चीज़ों को लेना होता है। उसमें बहुत रिस्क है, 100% रिस्क है। अगर आप उसमें चले गए तो ठीक है, अगर उसमें आप ज़्यादा भाई लोग क्या कहेंगे, वो पसंद आए कि नहीं, बिकेगी कि नहीं, फिर तो आप आर्टिस्ट को क्या ये सोच रखनी चाहिए कि लोगों को क्या पसंद आए? अगर कमर्शलाइजेशन, हाँ, अगर उसका कमीशन वर्क है, अगर लोगों ने कहा है कि मेरी पोर्ट्रेट या लैंडस्केप बना दो,
तो फिर ठीक है। अगर आपने अपनी तरफ से एक मास्टरपीस देना है तो फिर किसी की नहीं, आप तो फिर अपनी क्या, फिर ईश्वर की भी आप नहीं सुन। तो सर्वाइवल ऑफ आर्टिस्ट बेसिकली है क्या? सर्वाइवल ऑफ आर्टिस्ट के लिए ये है, मेरी एक बड़ी एक ईमानदारी से राय है, आप संसार में कोई भी कार्य कीजिए, अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप अगर आप उस जगह आपको जॉब नहीं मिलता तो आप कोई भी जॉब कीजिए, उसमें कोई नीचे मतलब कि वो महसूस करने वाली हीन भावना नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर आप में अगर देखिए कोई अंदर कोई कीड़े हैं वो बुलबुला रहे हैं जो होते हैं तो 2-3 घंटे दे दीजिए, कुछ नहीं होता। अपने लिए दे दीजिए, चाहे वो संगीत हो, साहित्य हो, कला हो, नाटक हो, दे दीजिए, क्योंकि आप समय को उस दौर के लिए थोड़ा सा बांध देते हैं। बिल्कुल होता कुछ नहीं है, आप बोलते हैं जी मैंने ये इस टाइम में ये नाटक किया था, वो लोग आए थे, मैंने इस टाइम में ये पेंटिंग की थी, इस ज़माने में मैंने ये कविता लिखी थी, तो आप समय को बांधते नहीं हैं, टाइम स्पैन में एक बन जाती है, वो आपकी अपनी होती है, अपनी होती है, कहने में वो अपनी नहीं होती, बहुत सी चीज़ों का उसमें समावेश रहता है, आपका परिवार का, उस्तादों का, फैमिली का, दोस्तों का, मित्रों का, आपके मित्रों की गालियों का। देखिए जी, मित्रों की गालियाँ जो है बड़ी बड़ी खूबसूरत होती हैं, उससे आपका मन हल्का होता है। गालियाँ मीन्स ये नहीं मैं वो कोई बड़ी सीरियस क्रिएटिव एनालिसिस जो क्रिटिकल एनालिसिस ये सोना चाहिए, कॉफ़ी हाउस, चाय, एक बैठक, ये ज़रूरी है, ये सोसाइटी में भी ज़रूरी है। अगर ऐसी नहीं हो तो आप ये नहीं पता लगा सकते आप में कितनी कमियां हैं, कितनी अच्छाइयां हैं, लोग ही बताएंगे। आपकी पीठ के भी, आपको अपनी पीठ नहीं दिखती, बिल्कुल लोग ही बताएंगे यार। तो अपनी पीठ को थपथपाने की आवश्यकता भी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो थपथपा रहा है मतलब वो कलाकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर वह अनुभूति हो जी, तभी मुझे लगता है कि ऐसे टाइटल आ पाते हैं जो आपकी पेंटिंग में भी रहते हैं और किताबों के एहसास से परे, पानी की पोशाक। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नाम जो है आगे भी आएंगे। मेरी कोई 7 किताबें आगे तैयार हैं। मैंने कहानियाँ भी 15 लिखी हैं, भजन भी लिखता हूँ, गीत भी, और आज़ाद गज़ल भी मैं लिखता हूँ। तो ये सारी उसके मतलब कि उसके ऑफशूट क्या बोलते हैं, कारवां जो है वो चलते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा है, जब मैं पेंटिंग करता हूँ मुझे शब्द तंग नहीं करते, वो दरवाजे के बाहर रहते हैं, देखते हैं। जब मैं कविता लिखता हूँ, पेंटिंग जो है वो दरवाजे के बाहर रहती है, तंग नहीं करती। लेकिन शब्दों में रंग आ जाते हैं, अपने आप आते हैं। लेकिन जी शब्द जो है ये एक नाद है। ओम देखिए, अगर आकाश है, ब्रह्मांड में शब्द हैं, तो इसको किसी को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। और रंग का विस्तार, मतलब कि आप 4 मिलियन कलर्स जो है आपके अंदर जो है लगातार आप देखते हैं। अच्छा। तो आप देखिए कि ये भी किसी बंदिश में नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन दोनों जो है साथ साथ रहते हैं। इसीलिए मैं दर्शकों के साथ की बात साझी करता चलूँ सर कि जो अभी रिसेंटली 2 किताबें आई हैं उनमें पेंटिंग और शब्द दोनों साथ साथ हैं। और आज तक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो मैंने शुरू में भी कहा कि एक पेंटर एक्सपेरिमेंट भी करता है, करना भी चाहिए, और आपने वो एक्सपेरिमेंट जो किया है कि अलग अलग भाषाओं में उनका अनुदित भी है जी है, तो साथ में आपकी पेंटिंग्स भी जी। एक पैकेज है, क्रिएटिव पैकेज, क्रिएटिव पेंटिंग के माध्यम से तो क्रिएटिव राइटिंग के माध्यम से जी पाठक के लिए। ये किताब ऐसी है जो 30 साल में एहसास से परे मुझे लगी बनाने में। अब ये बोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में शामिल हो गई है। अच्छा। अभी रिसेंटली 3 महीने पहले, जो डोगरा लैंड के लिए बहुत एक गर्व की बात है। इसमें 9 भाषाएं। ये दुनिया की एक ऐसी पहली किताब है, ऐसी कभी एक साथ कभी छपी नहीं। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट इसीलिए कहा जाता है। हो सकता है ये गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी आ जाए, उसके लिए भी अप्लाई किया है। लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, ये धीरे धीरे बनती गई। और ये एक ऐसी किताब है जिसमें हमारी डोगरी भाषा जो है, जिसे डोगरे अक्षर बोलते हैं, जिसे आप हिमाचली में टाकरी बोलते हैं, ये उसमें भी है, देवनागरी लिपि में भी है और डोगरे अक्षर में भी, शारदा में भी है और नस्ताली कश्मीरी में भी है, अंग्रेज़ी में है, पंजाबी में है, उर्दू में है, तो ये संस्कृत में है, अंग्रेज़ी में है। तो ये दुनिया का कोई भी आदमी इस किताब को पढ़ सकता है। एक शब्द जब एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाता है तो उस जगह की पूरी संस्कृति को लेकर जाता है। जब सोच लीजिए, जब एक पेंटिंग जाती हो एक जगह से दूसरी जगह,
तो वो संस्कृति उसके साथ जाती है और लोगों को उसका फ़ायदा होता है, अनुभूति होती है। उम्मीद करेंगे सर जो जैसी अनुभूति आपने प्राप्त करने के बाद सभी के लिए, पाठकों के लिए या पेंटिंग के जो प्रशंसक हैं उनके लिए एहसास से परे या पानी की पोशाकों के माध्यम से जो संग्रह दिए हैं, साथ में लगातार आप पेंटिंग्स दे रहे हैं, जी, हम सभी को प्रेरित कर पाएंगे इस दिशा में और भी क्रिएटिव काम करने के लिए। धन्यवाद। आप एक्सचेंज स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी विजय सराफ मीनागी जी से। उन्होंने कहा कि जब भी कोई क्रिएटिव काम करता है मन से तो एक आशीर्वाद रहता है ऊपर वाले का, जिसे हम सुपर नेचुरल फोर्स कहा करते हैं। नहीं जानते, निराकार है, लेकिन फिर भी आशीर्वाद रहता है तो साहित्य भी सृजन हो पाता है, पेंटिंग भी बन पाती है। अस्तित्व के इस अंक में अब कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।